स्टूडेंट। कल हमने उपयोगिता कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमने पढ़ा उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता के कितने प्रकार होते हैं, उपयोगिता कैसे मापी जाती है, हास्यमान का नियम और समसीमांत उपयोगिता का नियम। साथ ही हमने पढ़ा तटस्थता वक्र, उसकी विशेषताएं, बजट रेखा में परिवर्तन और आय रेखा में परिवर्तन और उपभोक्ता संतुलन। मेन जो भी क्वेश्चंस हम बनते हैं 1 मार्क वाले, 2 मार्क, 3 और 4 मार्क वाले, वो हमने कंप्लीट कर लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मांग। मांग क्या होती है? मांग मतलब डिमांड। आप डिमांड तब करते हो जब आपकी आवश्यकता होती है, आपके पास पैसे होता है। अगर पैसे नहीं हो तो हम कुछ भी चीज़ सोचें हमें मिल नहीं सकती जब तक हमारे पास खर्च करने के लिए हम तत्पर नहीं हो। तो मांग क्या होती है? किसी वस्तु को, क्योंकि हम व्यष्टि पढ़ रहे हैं तो वस्तु आएगी, तो किसी वस्तु को एक निश्चित कीमत निश्चित समय में खरीदने के लिए उपभोक्ता तत्पर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। आपको क्या क्या याद करना है? सबसे पहले क्या होनी चाहिए? एक वस्तु होनी चाहिए जिसकी कीमत जो है वो निश्चित है और उसी टाइम निश्चित समय पे ही उपभोक्ता अपनी दी गई आय में खरीदने के लिए तत्पर हो, तो उसे क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। क्योंकि आपके पास पैसे हैं लेकिन आप खर्च करना नहीं चाहते तो भी वो मांग नहीं होगी। आप खर्च करना चाहते हो उसी टाइम पे उसी कीमत पर उस वस्तु को, तो वो क्या बन जाएगी? मांग बन जाएगी। उसके बाद मांग के प्रकार। मांग 2 प्रकार की होती है। अगर एक उपभोक्ता के द्वारा की गई तो व्यक्तिगत मांग, और अगर सभी उपभोक्ता के द्वारा की गई तो बाजार मांग। आप इसे कैसे याद करेंगे? आपने मांग की डेफिनेशन याद करी। हमने क्या कहा? किसी वस्तु को एक निश्चित समय निश्चित कीमत पर उपभोक्ता खरीदने के लिए तत्पर हो, तो हम डेफिनेशन वही रखेंगे, पर हमें अब क्या लगाना है? एक उपभोक्ता व्यक्तिगत मांग के लिए, और अगर बाजार मांग पूछा जाए तो सभी उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु को एक निश्चित समय निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तत्पर हो। ठीक है, तो डेफिनेशंस वही रहेंगी। एक डेफिनेशन याद कर लीजिए, बस थोड़ा सा माइनर चेंज करके आप तीनों डेफिनेशन याद कर सकते हैं। व्यक्तिगत मांग में हम एक उपभोक्ता यूज़ करेंगे और बाजार मांग में हम सभी उपभोक्ता यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है अनुसूची। अब अनुसूची क्या होती है? अनुसूची का मतलब होता है कि जब यही जो संबंध है, जब हमने पढ़ा, इसको अगर हम किसी सारणी के द्वारा व्यक्त करें, मतलब कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा के बीच में जो संबंध है वो सारणी के द्वारा बताया गया हो, तो इसे क्या कहते हैं? इसे अनुसूची कहते हैं। तो इसमें यही बताना है कि किसके द्वारा अनुसूची, जहाँ वर्ड आ जाए मतलब किसके द्वारा बताए गए? सारणी के द्वारा। तो अनुसूची क्या होती है? अनुसूची वह होती है जब वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा को सारणी के द्वारा व्यक्त किया गया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मांग अनुसूची कहते हैं। अब मांग 2 प्रकार की थी, तो अनुसूचियाँ भी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक व्यक्तिगत मांग अनुसूची और दूसरी बाजार मांग अनुसूची। डेफिनेशन वही रहेगी, एक उपभोक्ता के द्वारा खरीदी गई वस्तु की कीमत और मात्रा के बीच में सारणी के द्वारा जो संबंध बताता है उसे कहते हैं मांग अनुसूची। ठीक है, और व्यक्तिगत मांग अनुसूची। और जब वही संबंध सभी उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदी गई वस्तु की कीमत और मात्रा के बीच में सारणी के द्वारा संबंध बताया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बाजार मांग अनुसूची कहते हैं। अब आपके क्वेश्चन आता है 4 नंबर का कि मांग अनुसूची बनाइए। ये मांग अनुसूची कैसे बनती है वो बताइए। तो ये 4 नंबर में पूछा था। देखिए, इसको याद करने का तरीका सिंपल सा है। हमें क्या लेना है? वस्तु की कीमत, तो हमने लिया P। फिर हमने क्या लेना है? एक उपभोक्ता की मांग, तो ए उपभोक्ता। फिर हमें क्या लेना है? दूसरे उपभोक्ता की मांग, और फिर हमें क्या लेना है? बाजार मांग, A + B। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए, कीमत हम क्या लेंगे? 1 2 3 4 5। फिर ऊपर से शुरू नहीं करना, नीचे से बनाइए। 6 7 8 9 10। फिर नीचे से 11 12 13 14 15। तो ये आपने बना दिया। तो मांग अनुसूची बनाते टाइम हमें ध्यान रखना है, कीमत आएगी ऊपर से 1 2 3 4 5। फिर हम उपभोक्ता जो है पहला, उसकी जो मात्रा है मांग की, उसको नीचे से 6 7 8 9 10, और फिर नीचे से 11 12 13 14 15। अब सॉरी, हमने ऐसे क्यों बनाया? क्योंकि हमने पढ़ा है कीमत अगर कम होगी तो मात्रा ज़्यादा होगी। देख लो, कीमत अगर 1 रुपये है तो मात्रा 10 रुपये है, और एक क्या कर रहा है? एक 15 रुपये ले रहा है। तो इसलिए और मात्रा अगर कम ज़्यादा है तो ये कम क्वांटिटी खरीद रहा है। फिर अब ये तो हमने निकाली उपभोक्ता जो है
व्यक्तिगत उपभोक्ता की निकालिए। अगर इसे बाजार की बनाना है तो क्या करेंगे, 10 और 15 को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 25, 9 और 14 को प्लस कर देंगे तो 23, ऐसे 23 फिर 21 फिर 17 16, ऐसे आप इसको प्लस कर सकते हैं। तो बाजार, तो ये आपकी जो अनुसूची की टेबल है आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल उसको दिमाग में बिठा लीजिए कि जब हम मांग अनुसूची की टेबल बनाएंगे तो कीमत को हमें 1 2 3 4 5 लेना है और फिर नीचे से 6 7 8 बनानी है। अब ये सॉल्यूशन करने के लिए भी आता है न्यूमेरिकल। अब इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बाज़ार में से अगर मैं घटा दूं, ठीक है, एक उपभोक्ता की मात्रा को, तो क्या होगा कि मुझे दूसरे उपभोक्ता की मात्रा मिल जाएगी। जैसे देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये हमने लिया था, इसमें हमने लिया 1 का लिया 10 और यहाँ लिया था अपन ने 15। अब सपोज़ करो ये 10 नहीं दे रखा और यहाँ ले रखा है 25, तो 25 में से 15 गए, मतलब 25 क्या है बाजार मांग, और उपभोक्ता बी की मांग दे रखी है। अब मुझे उपभोक्ता ए की निकालनी है, तो मैं 25 में से 15 जाएंगे तो कितने बचे 10। तो ऐसे करके हम एक मांग निकाल सकते हैं, और बाजार मांग में हमको जोड़ना है और व्यक्तिगत मांग में बाजार मांग में से एक व्यक्ति की मांग, उपभोक्ता की मांग को घटाना है। ठीक है, ऐसे हम अनुसूची बना सकते हैं और अनुसूची का सॉल्यूशन कर सकते हैं। फिर आता है मांग वक्र। अब वक्र शब्द जहाँ आता है वहाँ रेखा चित्र शब्द यूज़ करना है, अनुसूची शब्द जहाँ आएगा वहाँ सारणी यूज़ करना है। तो वक्र के द्वारा, आप रेखा चित्र के द्वारा क्या बता रहे हैं, वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा के बीच में रेखा चित्र के द्वारा हम संबंध बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मांग वक्र कहते हैं। डेफिनेशन वही है, वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा, अगर सारणी के द्वारा तो अनुसूची और अगर रेखा चित्र के द्वारा तो वक्र। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट मांग का नियम। अब मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम क्या कहता है, देखिए ये हमारे मांग का नियम है। कीमत अगर 10 रुपये है तो मात्रा कितनी खरीदेंगे 5, और कीमत घट के 5 हो गई तो मात्रा कितनी खरीदेंगे 20। ठीक है, ये हमारा मांग वक्र। मांग वक्र हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक। मैंने आपको कल वाले वीडियो में ही बताया था शायद कि जब नीचे वाले जो वक्र गिर रहे हैं वो सब ऋणात्मक है, और जो ऊंचा तीर की तरह सामने जा रहे हैं वो सब धनात्मक है। तो ये कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है। अब देखिए कीमत क्या हो रही है, जब कीमत ज़्यादा है कीमत क्या हो गई, 10 से 5 हो गई। 10 से 5 मतलब कीमत के कम होते ही मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। 5 से कितनी हो गई, 20 हो गई। अब कीमत बढ़ जाए, 5 से कितनी हो जाए, 10 हो जाए, तो मात्रा क्या हो जाएगी, 20 से कितनी रह जाएगी, 5 रह जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये एरो को देख के आपको पता चल रहा है इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है या ऋणात्मक संबंध है। ठीक है, कि ये अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। दिशा जैसे भी एरो की जो भी दिशा होगी उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि विपरीत संबंध बता रहा है या ऋणात्मक संबंध बता रहा है या फिर समान संबंध बता रहा है। समान संबंध कब होगा, जब ये दोनों एक ही दिशा में जाएंगे। अब ये एरोस अलग अलग दिशा में, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। तो मांग का नियम किसे कहते हैं, अन्य बातें समान रहने पर कीमत के घटने पर मात्रा बढ़ जाती है और कीमत के बढ़ने पर मात्रा घट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, मांग का नियम कहते हैं। ये आपके 4 नंबर में पूछा जाता है। आप इसमें वो सारणी भी बना सकते हो जब अभी अपन ने अनुसूची बनाई थी, और नहीं तो आप ऐसे ये जो मैंने लिख रखा है इसी को आप सारणी बनाकर बता सकते हैं। देखिए आप यहाँ लिख दीजिए, ये P है और ये Q है। पहले P कितनी था, 10 था, तो हम कितनी मात्रा खरीद रहे थे, 5। फिर P हो गया 5, आप कितनी मात्रा खरीद रहे हैं, 20। तो इसके द्वारा आप छोटी सी सारणी के द्वारा भी अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं। बड़ी सारणी बनाने की ज़रूरत नहीं है और रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब मांग का नियम हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वस्तुएं। ठीक है, अलग अलग वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जो वस्तु है वो कीमत के आधार पर है। कीमत के आधार पर कैसे, कि आपको कीमत के आधार पर बताना है, मतलब कीमत के साथ उसका संबंध है। कीमत में कोई बदलाव आएगा तो उन वस्तुओं में मात्रा में बदलाव आएगा। सबसे पहले है स्थानापन्न वस्तुएं, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, और दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब पूरक वस्तुएं। अब एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उससे स्थानापन्न या प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं। जैसे अगर चाय है, चाय महंगी हो जाए तो आप क्या पीना शुरू कर देंगे, कॉफ़ी लेना शुरू कर देंगे। तो चाय की जगह हमने कब क्या ले लिया, कॉफ़ी ले ली, तो उसे हम कौन सी वस्तुएं कहते हैं, उसे हम स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं या प्रतिस्थापन वस्तुएं उसका दूसरा नाम भी है। इन दोनों के बीच में कैसा संबंध होता है, देखिए ये हमें, जिसका डायग्राम हमेशा सीधा ऐसे बनता है, धनात्मक।
ये हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि अगर कीमत किसकी बढ़ी? चाय की, तो मात्रा किसकी बढ़ जाएगी? कॉफ़ी की बढ़ जाएगी। तो दोनों एरो एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए इसका बीच में संबंध जो होता है एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मात्रा के बीच में धनात्मक संबंध पाया जाता है। तो कौन सी वस्तु है? स्थानापन्न वस्तु है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दो उदाहरण लिखिए स्थानापन्न वस्तुओं में, तो आप चाय कॉफ़ी लिख सकते हैं, स्प्राइट या पेप्सी लिख सकते हैं। पर ये ध्यान रखना है कि जो भी आप उदाहरण लिखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था, चाय और कॉफ़ी दोनों गर्म है, अगर आप चाय और पेप्सी कर देंगे तो वो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें गर्म ली है तो दोनों चीज़ें गर्म आनी चाहिए। और दो कोल्ड ड्रिंक ली थी तो दो कोल्ड ड्रिंक ही है, एक कोई भी बेवरेजेस या चाय या कॉफ़ी नहीं शामिल हुए। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पूरक वस्तुएं। अब पूरक वस्तुएं कौन से होते हैं? पूरक मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो एक साथ चले, एक साथ प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं? पूरक वस्तुएं। जैसे कार और पेट्रोल। अब इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो कैसा होता है? विपरीत होता है। तो इसका डायग्राम हमेशा ऋणात्मक बनता है। क्यों? क्योंकि है ना, अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी तो आप कार खरीदेंगे नहीं, तो कार की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो दोनों के बीच में देखिए कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। तो जब दो वस्तुएं जो इकट्ठी यूज़ की जाती हैं, एक साथ एक दूसरे के साथ में प्रयोग में ली जाती है, उन्हें हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। इन दोनों के बीच में कैसा संबंध होता है? इन दोनों के बीच में ऋणात्मक या विपरीत संबंध पाया जाता है। एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, ये हमारा हो गया कौन सी वस्तुएं? पूरक वस्तुएं। ये किसके आधार पर पढ़ी हमने? कीमत के आधार पर। अब आती हैं एक आय के आधार पर। आय के आधार पर हमने तीन वस्तुएं हैं। एक है सामान्य, एक होती है निम्न या घटिया, और एक होती है गिफिन। ठीक है। अब सामान्य वस्तुएं कौन सी होती हैं? सामान्य वस्तुएं आय के ऊपर निर्भर करती हैं। जैसे मैंने क्या लिखा ऊपर? आय के आधार पर है, तो इसमें अब कीमत नहीं आएगी, इसमें क्या आएगी? आय आएगी। किसकी? उपभोक्ता की। तो आय बढ़ने पर आप वस्तु की मात्रा को बढ़ा देंगे तो वो कौन सी? सामान्य वस्तु। हमें देखा है ना हमने कि अगर हमारी आय बढ़ जाती है तो हम उस चीज़ का उपभोग ज़्यादा करने लगते हैं। तो आय बढ़ने के साथ वस्तु की मात्रा भी बढ़ जाएगी, तो वो कौन सी वस्तु है? सामान्य वस्तु है। इसका उल्टा क्या होगा? निम्न वस्तु है, घटिया वस्तु है। आय बढ़ने के बाद साथ उस वस्तु की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सामान्य वस्तु में क्या होगा? सामान्य वस्तु में आय बढ़ने के साथ वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? वस्तु की मात्रा बढ़ जाएगी। तो वो कौन सी वस्तु हुई? सामान्य वस्तु। मतलब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? धनात्मक, क्योंकि दोनों एक समान दिशा में। आय, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वस्तु की मात्रा भी बढ़ जाती है। कौन सी वस्तु है? सामान्य वस्तु है। अब दूसरी कौन सी है? निम्न वस्तु है, और उसका दूसरा नाम क्या है? घटिया वस्तु है। तो वहाँ क्या होगा? अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो उस वस्तु की मात्रा घटिया है ना वो, तो उस वस्तु की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो दोनों के बीच में कैसा संबंध? ऋणात्मक संबंध। ठीक है। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वस्तु की मात्रा घट जाती है। अब तीसरा कौन सा है? गिफिन। अब गिफिन सबसे अलग है। गिफिन ऐसा वस्तुएं हैं जिन पर मांग का नियम लागू ही नहीं होता। तो गिफिन वस्तु में क्या होगा? जब उपभोक्ता की आय अत्यधिक रूप से बढ़ेगी, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जैसे पहले 500 रुपये बढ़े थे, अब 500 की जगह 2000 रुपये बढ़ गए, तो अब आप वो चीज़ जो घटिया वस्तु कम ले रहे थे, अब आप उसको खरीदोगे ही नहीं। ठीक है। तो उस वस्तु की जो मात्रा है उसका कीमत से कोई बात नहीं है। तो आय बढ़ने पर, अत्यधिक आय बढ़ने पर वस्तु की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, एक देसी घी है और एक डालडा घी है। अब क्या है कि उपभोक्ता की आय बढ़ी, पहले 500 रुपये थी, 500 रुपये से 1000 रुपये हो गई। अब उसने क्या करा? उसने पहले वो दो डालडा घी के डिब्बे लाता था, अब वो एक डालडा घी लाता है और एक देसी घी लाने लग गया, क्योंकि उसकी आय बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो निम्न वस्तु थी, घटिया वस्तु थी, जो क्या थी उसके लिए? डालडा घी, तो उसका तो उसने मात्रा जो थी वो कम कर दी और देसी घी की मात्रा बढ़ा दी। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम में उसकी आय जो पहले 500 से 1000 हुई थी, अब 500 से 2000 हो गई, मतलब 1500 रुपये बढ़ गई। तो अब उसने क्या करा? अब वो दोनों डब्बे किसके लाने लग गया? देसी घी के लाने लग गया। मतलब उसकी आय में अत्यधिक वृद्धि होने पर कीमत का क्या कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ा, उसने उस वस्तु की मात्रा को बढ़ा दिया, तो वो क्या बन गई? गिफिन बन गई। तो पहले वाली जिसमें वो एक डालडा घी और एक देसी घी लाया था, तो वो तो थी निम्न वस्तु है, आय के बढ़ने पर वस्तु की मात्रा घट गई। और दूसरी गिफिन वस्तु है, आय के अत्यधिक बढ़ने पर वस्तु की मात्रा घट गई। ठीक है। आय के अत्यधिक बढ़ने पर
वस्तु की मात्रा बढ़ गई, सॉरी घट गई नहीं बढ़ गई। ठीक है, वो कौन सी वस्तुएं, गिफन वस्तुएं होती हैं। आपने पढ़ ली 5 तरीके की वस्तुएं पढ़ाई, प्रस्थानापन प्रतिस्थापन वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, निम्न और घटिया वस्तुएं और गिफन वस्तुएं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसका भी डायग्राम सीधा ही बनेगा, इसमें इसका टेढ़ा मेढ़ा बनता है थोड़ा डायग्राम, इसलिए यहाँ नहीं बनाया था, इसका ऐसे बन जाता है ना। फिर नेक्स्ट आता है अपना, नेक्स्ट है हमारा कि मांग वक्र ऋणात्मक क्यों होता है। मांग वक्र ऋणात्मक क्यों होता है, ये हमेशा 4 नंबर में पूछा जाता है। ये जो मैंने आपको सारे भी वस्तुएं पढ़ाई हैं, ये भी 2-2 नंबर में आती हैं, और पूरक वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं जब दोनों साथ में आती हैं तो 4 नंबर का क्वेश्चन भी बनाती हैं। तो इसलिए आप इन 5 को अच्छे से याद करिए। यहाँ जो भी पढ़ाया जा रहा है वो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है, और वही क्वेश्चन में ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर बार रिपीट हुए हैं हर एक एग्ज़ाम में। और अभी हम बाद में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे। ठीक है, अब मांग वक्र ऋणात्मक क्यों होता है, तो सबसे पहला कारण हम पढ़कर आए थे अभी, हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम। सीमांत उपयोगिता की तरह बनता है ना ये, तो हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम, जैसे जैसे वस्तु की अतिरिक्त इकाई बढ़ती जाएगी सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी, तो वो वहाँ पे ये नियम लागू होता है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है आय प्रभाव। आय प्रभाव कैसे, कि जैसे आपने 1 किलो चीनी ली, 1 किलो चीनी आपको 40 रुपये की मिलती थी, अब आप दोबारा जब चीनी लेने गए तो वो वही 1 किलो चीनी अब 30 रुपये की मिलती है, तो अब आपको 40 रुपये में 1.25 किलो चीनी मिलेगी, मतलब आपको 250 ग्राम चीनी ज़्यादा मिलेगी। इसका मतलब आपकी क्रय शक्ति बढ़ गई, अब आप ज़्यादा चीनी खरीद सकते थे, 40 रुपये में आपको ज़्यादा चीनी मिल रही है, मतलब सवा किलो चीनी मिल रही है, जबकि 30 रुपये में, तो पहले आपको 40 रुपये में 1 किलो चीनी ही मिलती थी। तो आय प्रभाव का मतलब क्या होता है कि वास्तविक प्रभाव में चेंज आता है, उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, उसका वास्तविक प्रभाव जो होता है आय प्रभाव वो बढ़ जाता है, मौद्रिक में नहीं वास्तविक में। ठीक है, मौद्रिक और वास्तविक का क्या अंतर है, कि जैसे अगर वो हम सामान खरीदने गए, आप सामान खरीदने में आपको 40 रुपये से 30 रुपये का मतलब आपको है ना, आपकी आय बढ़ जाती है, 400 रुपये थी और 1000 रुपये हो गई, तो वो मौद्रिक प्रभाव। लेकिन अगर आपको उसी आय में और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं मिल रही है, जैसे 40 रुपये में पहले 1 किलो चीनी मिल रही थी, अब 40 रुपये में 1.25 किलो चीनी मिल रही है, तो वो हमारा कौन सा हो गया, वास्तविक प्रभाव हो गया, तो इसे कहते हैं आय प्रभाव। अब नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है इसी में ही तीसरा पॉइंट आएगा प्रतिस्थापन या फिर स्थानापन्न प्रभाव। अब प्रतिस्थापन स्थानापन्न वस्तु अपन पढ़कर आए, मतलब हम क्या करेंगे, महंगी वस्तु की जगह सस्ती वस्तु का प्रयोग करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन या स्थानापन्न प्रभाव। वर्ड वही है, वस्तु भी वही है, कि चाय की जगह कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लिखने का तरीका यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। वहाँ हमने कहा एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग होता है, और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, प्रभाव का है, तो हम महंगी वस्तु की जगह क्या प्रयोग करेंगे, सस्ती वस्तु प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि महंगी वस्तु और महंगी हो गई, जो सस्ती वस्तु है वो उसकी मात्रा हमने बढ़ा दी। ठीक है, उसका हम प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चौथा जो है वो उसका मतलब ये है, वो आता है नए उपभोक्ता। अब सपोज करो कि किसी वस्तु की कीमत क्या हो गई, किसी वस्तु की कीमत कम हो गई, या जैसे चाय की कीमत बढ़ गई। अब चाय आप पीते थे रेड लेबल, अब कीमत बढ़ गई तो अब आपने टाटा मतलब ब्रूक बॉन्ड ताज़ा खरीदनी चालू कर दी, और जो रेड लेबल के लोग थे वो अब कहाँ शिफ्ट हो गए, वो ब्रूक बॉन्ड पे शिफ्ट हो गए, तो उस ब्रूक बॉन्ड को क्या मिले, नए कस्टमर मिले। ठीक है, इसलिए भी मांग क्या हो गई, बढ़ गई, और कीमत के घटने पर कीमत कम थी टाटा से, तो इसलिए ब्रूक बॉन्ड ज़्यादा लोग खरीदने लग गए। टाटा वाले जो रेड लेबल वाले लोग थे वो ब्रूक बॉन्ड में खरीदने लग गए। इसलिए क्या हुआ कि नए उपभोक्ता ब्रूक बॉन्ड को मिल गए। तो नए उपभोक्ता का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर दूसरी वस्तु की जो उपभोक्ता होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी कीमत दूसरी वस्तु की तुलना में कम होती है, इसलिए उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट है, लास्ट है 5th पॉइंट, जिसे हम कहते हैं वैकल्पिक यूजेस, मतलब वैकल्पिक उपयोग। वैकल्पिक उपयोग का मतलब ये होता है कि अगर सपोज कोई वस्तु है
उसकी कीमतें कम हो गई तो आप उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। हर जगह पे जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है ना वहाँ पे भी इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे दूध है, अगर उसकी कीमत कम हो जाए तो आप उससे दही, पनीर, राबड़ी वगैरह सब बनाएंगे। लेकिन अगर उसी की कीमतें बढ़ जाएं तो आपसे उससे तभी काम मिलेंगे जिसके लिए आपको वो इम्पोर्टेंट, जैसे चाय बनाने के लिए। बाकी चीज़ों में आप उसे काम में नहीं लेंगे। तो वैकल्पिक उपयोगों के कारण भी जो मांग, कीमत के घटने पर मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए भी मांग वक्र क्या होता है, ऋणात्मक होता है। हमने 5 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट है आय प्रभाव, एक पॉइंट है हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम, दूसरा पॉइंट है आय प्रभाव, तीसरा पॉइंट है प्रतिस्थापन प्रभाव, चौथा पॉइंट है नए उपभोक्ता और पांचवा पॉइंट आता है हमारा वैकल्पिक उपयोग। अब नेक्स्ट है मांग का जो नियम होता है उसके कोई अपवाद है क्या जहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं होता? तो सबसे पहला अपवाद अभी हम पढ़कर आए गिफन वस्तुएं, जिनके ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता। कीमत चाहे कितनी भी हो, कीमत चाहे बड़ी हो तो भी अगर उपभोक्ता की आय अत्यधिक बढ़ी हुई है तो भी हम उस वस्तु को खरीदेंगे, तो वहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता। एक होती है आवश्यकता वाली वस्तुएं, उस पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि आप अगर कीमतें घटी हों या बढ़ी हों तो आप उस चीज़ का ज़्यादा उपभोग नहीं करोगे। क्यों? जैसे दवाई है, अगर कीमतें घट जाएंगी तो आप एक दवाई खाते थे, अब आप ये थोड़ा ना कि 2 दवाइयाँ खाने लग जाओगे। और कीमत अगर बढ़ जाएगी तो आप दवाई खाना बंद नहीं करोगे। तो आवश्यकता वाली वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। एक होता है प्रतिस्थापन वस्तुएं, प्रतिष्ठात्मक वस्तुएं। प्रतिष्ठात्मक मतलब स्टेटस वाली। जैसे कोई कितना भी आपने देखा होगा, बड़े लोग हैं ना, जब नई कोई कार आती है, कोई स्पोर्ट्स कार आती है, तो वो महंगी से महंगी वाली कार लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उससे उनका स्टेटस बढ़ेगा। ठीक है, तो कीमत ज़्यादा होने पर उसकी मांग बढ़ती है, और अगर कीमत उसकी घट जाएगी तो उसको वो चलाना बंद कर देंगे, छोड़ देंगे। तो प्रतिष्ठात्मक वाली जो वस्तु होती है उनके ऊपर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। एक होता है भविष्य की प्रत्याशाएं। हम भविष्य में ये एज्यूम कर लें कि कोई वस्तु है, उसकी कीमतें भविष्य में कम हो जाएंगी, तो हम आज उसको नहीं खरीदेंगे, हम उसको आगे अगले दिन ही खरीदेंगे। और अगर हमें पता चले कि उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी तो हम आज बढ़ी हुई कीमत पे भी उसको खरीद लेंगे, तो वहाँ पे भी मांग का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक आज हम यहीं तक ही पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे तो एक ही टॉपिक बचा है, लेकिन अगर आपको पढ़ाऊँगी जल्दी जल्दी तो आपको समझ में नहीं आएगा, और थोड़ा मेरे गले में भी पेन है। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मेरी वजह से आपका लॉस नहीं हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। तो कल थोड़े व्यूज़ कम रहे तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए मुझे भी, और वीडियो को आगे बढ़ाइए। मेरी जो एफ़र्ट्स हैं, जो मेहनत मैं आपके ऊपर कर रही हूँ, उसे फुलफ़िल कीजिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मांग किसे कहते हैं, मांग के प्रकार पढ़े, अनुसूची किसे कहता है, अनुसूची के प्रकार पढ़े, मांग वक्र किसे कहते हैं, मांग का नियम कैसे कहते हैं, मांग वक्र ऋणात्मक क्यों होता है, और मांग के अपवाद पढ़े। फिर हमने 5 वस्तुएं पढ़ी, कीमत के आधार पे 2, स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं, और उसके बाद आय के आधार पे 3, सामान्य, निम्न, घटिया और गिफिन वस्तुएं। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। कल हम कवर करेंगे इसमें 2 टॉपिक, मांग फलन और मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, जिसे हम कहते हैं ना शिफ्ट और चलन। ये हम कल वाले एपिसोड में, कल वाले उसमें वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आप इसे आगे प्रमोट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। अपनी जो कोशिश है, एक मुहिम है, उसको आगे बढ़ाना है और इस सब्जेक्ट को इजी बनाना है, असली इजी तरीके से याद करना है। और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप आराम से अपने कमेंट लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नमस्कार।